हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सो आज हम सबसे पहले करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पढ़ते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी ऑन 30 जून 2016 ऑन विच डेट अ वाइंडिंग अप ऑर्डर वॉज मेड। तो यहाँ पर हमारे पास 30 जून 2016 को वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होता है और इस डेट को यहाँ पर हमारे पास जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है। पहली इन्फॉर्मेशन है कैश इन हैंड 4050 रुपीज़ की। फिर है बुक डेट्स कितने की। बुक डेट्स के हमारे पास बेसिकली 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कुल मिला के बुक डेट्स जो है वो 99,000 के हैं, जिसमें से कि 75,000 के जो डेट्स हैं वो गुड हैं। दैट मीन्स हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये सारे के सारे जो डेट्स हैं हमें फुल में हम पूरे अमाउंट में रियलाइज़ कर पाएंगे। 75,000 के डेट्स हैं तो 75,000 ही मिल जाएंगे। इसके बाद हैं डाउटफुल डेट्स। हम यहाँ पर अज्यूम करें कि 40% के जो डाउटफुल डेट्स हैं सिर्फ वही हमें मिलेंगे, यानी कि 15,000 के अगर टोटल डेट्स हैं डाउटफुल तो उसका सिर्फ 40% हमें मिलेगा, 60% हमारे डेट्स मारे जाएंगे। अगला आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारे को हम पूरा अज्यूम कर रहे हैं, हम पूरा मान रहे हैं कि ये वाले डेट्स हमें मिलने ही नहीं वाले हैं, तो 9,000 के बैड डेट्स हैं। इसके बाद है हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड। हमारे पास है स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू 1,44,000 विच इज़ एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस रुपीज़ 1,19,350 रुपीज़। मतलब क्या है कि यहाँ पर इसकी रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो 1,19,350 है। इसके बाद है फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है 3,30,000 विच इज़ एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 3,95,000। फिर है प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 1,50,000 विच इज़ एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 1,06,000। फिर है फिक्सचर्स एंड मशीनरी, फिक्सचर्स एंड फिटिंग सॉरी, जिसकी वैल्यू है 25,000 पर इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है 15,000। फिर है इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितने के, 4 लाख के। फिर है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 6 लाख के। इसके बाद कॉल्स इन एरियर्स ऑन इक्विटी शेयर्स 8,000 की जो इक्विटी शेयर्स जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं उस पर 8,000 रुपीज़ जो है वो एरियर में है। इसके बाद जो एरियर वाला अमाउंट है दैट इज़ एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 4,000 ओनली, यानी कि 50% अमाउंट ही हमें रियलाइज़ होगा। इसके बाद 9% फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द होल ऑफ द एसेट्स ऑफ अ कंपनी 4 लाख के। फिर है क्रेडिटर्स फुल्ली सिक्योर्ड 70,000 के, वैल्यू ऑफ शेयर्स इन ए लिमिटेड इज 80,000। क्रेडिटर्स पार्टली सिक्योर्ड, वैल्यू ऑफ शेयर्स इन बी लिमिटेड इज 40,000 और इन क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या है, 80,000। इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं 15,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय अ सेकंड चार्ज ऑन द होल ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी कितना है, 40,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हमारे पास क्या था, मॉर्टगेज डिबेंचर्स का था, उनके ऊपर एक फ्लोटिंग चार्ज था। ठीक है, इसके बाद जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इनका क्या है, एक सेकंड चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि अगर हमें पेमेंट करनी है तो हम सबसे पहले तो डिबेंचर्स की करेंगे, उसके बाद ओवरड्राफ्ट की करेंगे। ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है 40,000। फिर है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के, 5,20,000 के। फिर है एस्टिमेटेड लाइबिलिटी ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 20,000 की। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज रिगार्ड्स क्रेडिटर्स एंड एज रिगार्ड्स कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो यहाँ पर हम लोग दो अलग अलग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाएंगे, हम एक ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, उसके अंदर दोनों ही डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ किया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी लिमिटेड, कंपनी का हमारे पास नाम नहीं है तो यहाँ पर आप डैश डाल देंगे कंपनी के नाम में, एज ऑन 1 जून 2016। ठीक है, तो यहाँ पर 30 जून 2016 की डेट को हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ हैं, उनको हम सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में पुट करनी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने ये 2 कॉलम्स बनाए हैं। पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स का, ये वाला कॉलम, एंड द सेकेंड कॉलम इज एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो जो एसेट्स लिख रहे हैं उनकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू हम यहाँ पे दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले वो एसेट्स आएंगे जिनको हमने स्पेसिफिकली प्लेज नहीं किया हुआ है। ठीक है, जो कि लिस्ट ए में आते हैं, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट ए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला एसेट कौन सा है, कैश इन हैंड है 4,050 रुपीज़। फिर है बुक डेट्स। ठीक है, बुक डेट्स देखो कौन से आने हैं। बुक डेट्स हमने यहाँ पर सिर्फ हमारे जो गुड वाले डेट्स हैं वो लेने हैं, प्लस यहाँ पर हमारे जो डाउटफुल डेट्स हैं उनकी सिर्फ रियलाइजेबल पोर्शन लेना है। ठीक है, ये नहीं है कि हमारे जितने भी डाउटफुल डेट्स हैं हमने सारे ही ले लिए। अब देखो डाउटफुल डेट्स टोटल कितने हैं, वो हमारे पास गुड डेट्स तो हैं देखो 75,000 के, ये तो हमने पूरे ही रियलाइज़ कर लेने हैं। ठीक है,
और हम यहाँ पर पूरे ही रियलाइज़ होंगे तो हम इसकी पूरी रियलाइजेबल वैल्यू लिख रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो डाउटफुल डेट्स हैं वो कितने हैं, 15,000 है, पर इसका हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि सिर्फ 40% रियलाइज़ होगा, 60% अनरियलाइज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, 75,000 प्लस 15,000 का 40%, तो हमारे पास टोटल बुक डेट्स कितने आ गए, 81,000 के। अब इसमें हम बैड डेट्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि बैड डेट्स रियलाइज़ नहीं होने वाले हैं। इसके बाद आ रहा है स्टॉक इन ट्रेड, कितने का, 1,19,350 का। देखो हम क्या ले रहे हैं, रियलाइजेबल वैल्यू ले रहे हैं, ये वैल्यू ले रहे हैं, ये वाली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये रियलाइज नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 1,19,350 की। इसके बाद फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग की रियलाइजेबल वैल्यू 3,91,000, प्लांट एंड मशीनरी की रियलाइजेबल वैल्यू 1,06,000। इसके बाद फिक्सचर्स और फिटिंग्स की रियलाइजेबल वैल्यू 15,000। कॉल्स इन एरियाज कितने हमें रियलाइज होंगे, सिर्फ 4,000। हमें बताया गया था कि 8,000 के एरियाज हैं, पर हमें रियलाइज कितने होंगे, सिर्फ 4,000 के, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 4,000 ही लेना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया लिस्ट ए का टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसेट्स जो स्पेसिफिकली प्लेज नहीं किए गए हैं, ठीक है, उनका टोटल क्या आ गया हमारे पास, 7,20,400। ठीक है, अब हमारे पास आता है लिस्ट बी के आइटम्स, वो क्या है, एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, वो वाले एसेट जो कि हमने स्पेसिफिकली प्लेज किए हुए हैं। ठीक है, कौन से शेयर्स, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड वाले। ठीक है, उन्हीं को तो प्लेज किया हुआ था। ठीक है, अलग से हमें बताया गया था कि वहाँ पर जो क्रेडिटर्स हैं, सिक्योर्ड हैं, उनको हमने सिक्योर किससे किया हुआ है, ए और बी लिमिटेड के शेयर्स से सिक्योर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो लेंगे सबसे पहले तो प्लेज्ड एसेट्स। अब प्लेज्ड एसेट्स जो है वो कौन से हैं, एक तो है शेयर्स इन ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। अब यहाँ पे इनके लिए हमने 4 डिफरेंट कॉलम्स बनाने हैं। पहला कॉलम है ए, ठीक है, स्मॉल ए, एस्टिमेटेड, इसमें हम क्या लिखेंगे, इनकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब शेयर्स इन ए लिमिटेड जो है उनकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 80,000 है। शेयर्स इन बी लिमिटेड जो है उनकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी थी, 40,000 थी, हमें गिवन थी। ये देखो, ठीक है, यहाँ पर ये हमें बताया हुआ है वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये रियलाइजेबल वैल्यू है 40 और 80। इसके बाद बाकी क्या है, इनका ड्यू अमाउंट कितना है, 70 और 80 है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम है इनका ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कितना ड्यू बनता है। ठीक है, जो हमारी रियलाइजेबल वैल्यू है उसमें से कितना ड्यू बन रहा है, ड्यू है यहाँ पर 70,000 है ए लिमिटेड वाले जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, और जो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं जिनको हमने बी लिमिटेड के शेयर्स दिए हुए हैं, उनका जो ड्यू अमाउंट है वो कितना है, 40,000 है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी क्या है, वो देखते हैं। सी जो है हमारे पास कॉलम, उसमें हम लिखेंगे डेफिशिएंसी रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड। ठीक है, तो यहाँ देखो कि हमारे पास ये जो दोनों ए और बी के अमाउंट्स हैं इनको हम माइनस करके देखेंगे। अगर तो यहाँ पे हमारे पास जो ए वाला कॉलम है वो बी वाले कॉलम से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हो गया हमारे पास सरप्लस। अगर बी वाला जो कॉलम है वो ए वाले कॉलम से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि डेफिशिएंसी है। ठीक है, अगर ड्यू अमाउंट रियलाइजेबल वैल्यू से ज़्यादा है तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई। अदरवाइज अगर रियलाइजेबल वैल्यू ज़्यादा है और ड्यू अमाउंट कम है तो हमें हो गया सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ देखो 80,000 माइनस 70,000 क्या हो गया, 10,000 का सरप्लस हो गया, यहाँ लिख लिया डी वाले कॉलम में। ठीक है, सरप्लस कैरिड ओवर टू लास्ट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर आगे अगले वाला देखो, शेयर्स इन बी लिमिटेड में यहाँ पे क्या हो गया, 40,000 माइनस 80,000 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 40,000 की डेफिशिएंसी आ गई, तो यहाँ लिख दी। इसके बाद आगे आगे हम क्या लेंगे, एस्टिमेटेड सरप्लस अवेलेबल फ्रॉम एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एसेट हमने प्लेज किए हुए हैं बी लिस्ट वाले, उनमें से हमें कितना सरप्लस मिल रहा है। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ सरप्लस वाला अमाउंट ले रहे हैं, डेफिशिएंसी नहीं ले रहे हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ सरप्लस लेने को बोला है। तो सरप्लस कितना है, ये वाला, ये है हमारा सरप्लस जो हमारे डी कॉलम में आएगा, कितना, 10,000 का सरप्लस। इसके बाद अगला है हमारे पास एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या आना है, सारे के सारे जो एसेट्स हैं उनका टोटल,
ठीक है, जो कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के लिए अवेलेबल है, डिबेंचर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है और बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए अवेलेबल है, और किसके लिए अवेलेबल है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, अब ये कैसे अवेलेबल है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो हमारे पास कौन से हैं, एसेट्स जो कि हमने स्पेसिफिकली प्लेज नहीं किए हुए थे। ठीक है, वो तो किसी के लिए भी जनरल में अवेलेबल है। ठीक है, फिर जो हमारे पास स्पेसिफिकली प्लेज्ड आइटम्स हैं, सॉरी एसेट्स हैं, वो वाले जो एसेट्स हैं उनके सारे का सारा अमाउंट हमने जब पे ऑफ कर दिया, उसके बाद जो हमारे पास सरप्लस बच रहा है, तो उसको भी तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं या फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, हम उनकी पेमेंट में उसे यूटिलाइज कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा 7,20,400 और 10,000 का जो सरप्लस था उसका टोटल करना है। हमारे पास क्या आ गया, 7,30,400 आया। अब ये वाला जो अमाउंट है इसको हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, बैंक ओवरड्राफ्ट और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कौन सा कॉलम बना रहे हैं, यहाँ पर एसेट स्पेसिफिकली प्लेज। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाले एसेट्स जो कि स्पेसिफिकली प्लेज हो रहे हैं वो कौन से हैं, उनका टोटल है हमारे पास कितना, 1,20,000। अब देखो कहाँ से आया ये 1,20,000, यहाँ देखो इसके लिए ये, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर इनकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, कितनी आ रही है, 1,20,000। तो ये वाले जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड हैं ये कौन सी है, यहाँ पर हम ले रहे हैं इनकी रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, जो हमारे स्पेसिफिकली प्लेज्ड एसेट्स हैं जो हमने लिस्ट बी में बनाए हुए हैं, उनकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है ये वाली, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर हम लोग ग्रॉस एसेट्स की समरी में डालेंगे। फिर है हमारे पास अदर एसेट्स। अदर एसेट्स का मतलब क्या है, वो वाले एसेट्स जो कि हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली प्लेज नहीं किए हुए हैं। कितने हैं, 7,20,400 है। ठीक है, ये वाले, ठीक है, लिस्ट ए वाले, इनका टोटल किया, हमारे पास कितना आ गया, 8,40,400। अब यहाँ पर हम लाइबिलिटीज ड्रॉ आउट करनी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर लाइबिलिटी। सबसे पहली लाइबिलिटी आती है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी टू द एक्सटेंट टू विच क्लेम्स आर एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड बाय द एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। मतलब कि वो वाले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनको कि हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, वो वाले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनको कि हम यहाँ पर पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पे ऑफ कितना कर सकते हैं, आप ये देखो। सबसे पहले तो हमारे पास आते हैं, हमारे पास आते हैं पहले वाले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो कि फुल्ली सिक्योर्ड हैं। ठीक है, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं वो कितने के हैं, 70,000 के हैं, या फिर आप क्वेश्चन में से देखो। ठीक है, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं उनका अमाउंट कितना है, यहाँ पर 70,000 है, पर उनको जो हमने सिक्योरिटी दी हुई है उस सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 80,000 है। तो यहाँ पर 10,000 तो फालतू ही हो गया, 10,000 का तो सरप्लस हो गया। तो यहाँ पर हमने इन्हें पे कितना करना है, सिर्फ 70,000 करना है। ठीक है, तो इसके बाद अगले कौन से हैं हमारे पास, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के हैं, 80,000 के हैं, पर हम इन्हें पे कितना कर सकते हैं, सिर्फ 40,000 पे कर सकते हैं। हमने कहा ना यहाँ पे बी लिमिटेड के तो शेयर्स हैं, वो कितने जिनके थ्रू हमने इन्हें सिक्योर किया है वो कितने हैं, सिर्फ 40,000 के हैं। तो यहाँ पर इसकी जो रियलाइजेबल, जो हमारी पेएबल अमाउंट जो हम इजीली पे ऑफ कर सकते हैं वो कितना है, यहाँ पर 1,10,000 है। तो यहाँ पर हमने ले लिया ग्रॉस लाइबिलिटीज़ का, हमने कॉलम नया बनाया। ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 1,10,000 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन्हें सिर्फ 1,10,000 पे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके बाद आगे हैं यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो कि आते हैं लिस्ट सी में। लिस्ट सी में हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का जो अमाउंट था वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, ये देखो 15,000। तो हमें जो अमाउंट गिवन है इसी को ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, दोनों साइड्स पर 15,000 हम लिखेंगे। ठीक है, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू भी और ग्रॉस लाइबिलिटीज़ भी। इसके बाद अब इसका टोटल अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, estimated balance of assets available for debenture holders and bank overdraft secured by a floating charge and unsecured creditors। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमने क्या निकाले थे,
इस जगह तक हमने निकाले थे एसेट्स, ठीक है, वो एसेट्स जो कि हम लोग अलग अलग पेमेंट्स करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें से जो हमारी ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, ठीक है, जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ पेमेंट है उस ऑर्डर में एक एक करके पेमेंट करते जाएंगे, और यहाँ पर जो अलग अलग पेमेंट्स हैं जो हम पहले पहले कर रहे हैं उन सबको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, और जो हमारे पास बैलेंस बचेगा, ठीक है, उस बैलेंस को हम यहाँ पर शो कर देंगे आगे जाके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास पेमेंट आती है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की है। अब देखो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो हमारे पूरे पे ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहे हैं ना, तो इसे हम यहाँ से माइनस भी नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, आगे है हमारे पास प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने के, 15,000 के, ठीक है। 15,000 के जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो हम कितने अमाउंट में से पे कर सकते हैं, उसके लिए 15,000 का अमाउंट पे करने के लिए हमारे पास कितना है, 7,30,400। तो हम इसमें से 15,000 आराम से पे कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, जैसे सेकेंड, हाँ जी, 7,30,400 में से 15,000 कर दिया माइनस, हमारे पास बैलेंस कितना बचा पैसे का अभी, 7,15,400। अब ये क्या है, एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ एसेट्स है विच इज़ अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर्स, वो वाला अमाउंट जिससे कि हम डिबेंचर होल्डर्स को पे कर सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर सकते हैं जो कि सिक्योर्ड है, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, इससे नेक्स्ट पेमेंट कौन सी आती है हमारी करने वाली, ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से डिबेंचर होल्डर्स की आती है, ठीक है, जो हमारे फ्लोटिंग चार्ज वाले डिवेंचर होल्डर्स हैं उनकी लिस्ट डी के तौर पे यहाँ पर पेमेंट होती है, ठीक है। तो उसका जो हमारे पास ग्रॉस लायबिलिटी है वो कितनी है, 4 लाख की है, और जो रियलाइजेबल वैल्यू भी है वो कितनी है, 4 लाख है, ठीक है। तो हमें 4 लाख पूरे का पूरा ही पे करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो 7,15,400 में से हम 4 लाख का अमाउंट पे कर सकते हैं, माइनस कर दो, कर दिया पे, कितना बचा हमारे पास, 3,15,400। अब ये क्या है, ये वो अमाउंट है जिसको हम लोग यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करने में लगा सकते हैं और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट करने में लगा सकते हैं। अब इसमें से सबसे पहले तो हमने निकाली बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट, कितने की, 40,000 की, ठीक है, दोनों साइड्स पे 40,000 ही है, ये 1,40,000 ही है, 40,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3,15,400 में से हम 40,000 निकाल देंगे, पेमेंट हो गई, कितने बचा हमारे पास 2,75,400। ये क्या है, अब एस्टिमेटेड सरप्लस है एज रिगार्ड्स टू डिबेंचर होल्डर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सरप्लस आ गया। इसमें से अब हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स निकालेंगे। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है वो कितने हैं वो देखते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ना वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। वर्किंग नोट में हमने कौन से लेने हैं, सबसे पहले तो वो वाले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो कि हमें मेंशन करके बताए गए थे क्वेश्चन में अलग से। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 5,20,000 के, ठीक है, ये। इसके बाद आगे देखो, एस्टिमेटेड लाइबिलिटी ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, हमें कहीं पे भी बताया गया है कि हमें बिल्स डिस्काउंटेड जो है ये किसी भी तरीके से हमने सिक्योर किए हुए हैं, नहीं किए हुए हैं ना, तो ये क्या हो गए, ये भी एक तरीके के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही हो गए। इसके अलावा आगे देखो, ठीक है, अगला देखो, और चीज़ देखो, आपका जो क्वेश्चन था हमने यहाँ पर किया था, ये जो हमारे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, ये वाले, इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 80,000 के ये क्रेडिटर्स है, पर इनको हम पे कितना कर सकते हैं, सिर्फ 40,000 कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है, पार्टली सिक्योर्ड है, इनका जो 80,000 की इनकी लाइबिलिटी है उसमें से सिर्फ 40,000 जो है वो सिक्योर्ड है, और जो बैलेंस बचा हुआ 40,000 है ये क्या है, अनसिक्योर्ड है। तो इनका 40,000 तो हमने एसेट में से पहले ही पे कर दिया, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर लेके ही नहीं आ रहे अपनी कैलकुलेशन में। जो अनसिक्योर्ड वाला पोर्शन है वो तो हमारे एक तरीके का अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी ही बन गई, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही बने, तो उसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 40,000 में 80,000 में से 40,000 सिक्योर्ड माइनस किए तो 40,000 अनसिक्योर्ड आए। फिर है हमारे पास अलग से गिवन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने, 5,20,000। फिर है लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड कितने की, 20,000 की। तो हमारे पास टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने आए, 5,80,000 के, ठीक है। तो इसमें से माइनस हम करके देखेंगे लिस्ट ई के हिसाब से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितनी, 5,80,000, ठीक है। ग्रॉस लाइबिलिटी भी यही थी और यही यहाँ पर रियलाइजेबल वैल्यू हम दे रहे हैं। पर देखो 2,75,400 में से अगर हम 5,80,000 माइनस करेंगे
तो क्या हम पूरी पेमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे 2,75,000 की बजाय क्या होता कि 7,80,000 कुछ ऐसा अमाउंट होता जो कि 5,80,000 से ज़्यादा होता, तो उसमें क्या आ जाना था, हमारे पास सरप्लस आ जाता। या फिर अगर यहाँ पर इस अमाउंट की जगह पे 5,80,000 ही होता तो भी हमारे पास ना सरप्लस आती ना डेफिशिएंसी आती। पर यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर तो डेफिशिएंसी आ गई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनकी हम पूरी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गई, हमारी डेफिशिएंसी आ गई। अब ये क्या है, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये क्या आ गई, हमारे क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो डेफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 3,04,600। अब ये कैसे आई, 5,80,000 में से 2,75,400 जो कि हमने पे कर दिया अमाउंट वो है। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, जब हम क्रेडिटर्स वगैरह को पेमेंट कर देते हैं तो अगर हमारे पास अमाउंट बचता है तो उसका हम क्या करते हैं, उस अमाउंट को हम लोग अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, फिर जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करते हैं अगर फिर भी अमाउंट बचे तो यहाँ पे देखो अमाउंट तो बचा नहीं, तो हम यहाँ पे ये शो करेंगे कि कितनी डेफिशिएंसी है कंपनी के क्रेडिटर्स और मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग जितनी डेफिशिएंसी थी पार्ट 1 वाली वो तो हमने निकाल दी। अब देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो लिस्ट एफ में डाल आते हैं, ठीक है, उनकी पेड अप वैल्यू क्या है, 6 लाख है। ठीक है, कम से कम उनकी पेड अप वैल्यू तो हम उन्हें रीपे करें नहीं कर सकते, तो ये क्या यहाँ पर हमने 6 लाख डाला। इसके बाद आगे है इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी पेड अप वाली हम ले रहे हैं, सिर्फ पेड अप वाली। ठीक है, लिस्ट जी के हिसाब से। अब इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास टोटल कितनी, 4 लाख की, पर इसमें से 4 लाख का जो अमाउंट है वो तो अनरियलाइजेबल है। ठीक है, हमें कहा गया था कि इसमें से 8,000 के एरियर्स हैं, अभी भी 4 लाख में से 8,000 के एरियर्स हैं, पर इस एरियर वाले अमाउंट में से भी 4,000 तो हमें मिल जाएगा, पर 4,000 हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो वो जो हमें नहीं मिलने वाला अमाउंट है 4,000 का वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, जो हमें दे ही नहीं रहे उनको थोड़ी हम पैसे देते फिरेंगे बाद में। तो यहाँ पर 3,96,000 का जो अमाउंट है वो क्या आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल का हमारा डेफिशिएंसी में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग 3,04,600 को, 6 लाख को, 3,96,000 को टोटल करेंगे तो हमारे पास आया कितना अमाउंट, 13,600 एज पर लिस्ट एच। ये क्या है, डेफिशिएंसी है एज रिगार्ड्स मेंबर्स, यानी कि वो वाला अमाउंट जो कि हम अपने शेयर होल्डर्स को, दोनों कैटेगरीज के शेयर होल्डर्स को पे नहीं कर पाए। इसके अलावा यहाँ पर आप करोगे जो हमारे ग्रॉस लायबिलिटीज़ है ना उनका टोटल करके करोगे तो हमारे पास आएगा 11,45,000। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। दिस वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।